नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को 200 रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है। महंगाई से परेशान लोगों को रक्षाबंधन से पहले मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। एलपीजी की कीमत में इजाफे से परेशान लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय कैबिनेट ने सभी एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। प्रधानमंत्री अध्यक्षता में रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर एक ऐतिहासिक और अभिनंदनीय निर्णय लिया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट, 75 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा यह सर्वथा उचित और अभिनंदनीय निर्णय है। प्रदेश के 1,75,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय कैबिनेट को इस अभिनंदनीय निर्णय के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। बीते साल रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस के दामों में तेज उछाल देखने को मिला था। एलपीजी की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया था। इसके बाद मई 2022 में मोदी सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में 12 सिलेंडर रिफिल कराने पर 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी देना शुरू किया था, जिसकी मियाद को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। इसके लिए सरकार करीब 6,100 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसके बावजूद इस योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर रिफिल कराने वालों को 900 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। यही वजह है कि पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने अब 200 रुपए अतिरिक्त एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। उज्ज्वला गैस के जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना के, उनको भी 200 रुपये जो कम हुए उसका भी लाभ मिलेगा और जो 200 रुपये सब्सिडी उनको मिलती रहती थी वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगी, तो उनको 400 रुपये का लाभ मिलेगा। दिल्ली में जून 2020 में बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 593 रुपए में मिलता था, जो अब बढ़कर 1103 रुपए का हो गया है। वहीं सिलेंडर की घटी कीमतों पर सियासत भी गरमा गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर सवाल उठाए। जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश, यह आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य का। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि जनता की आंख में धूल झोंकने की ये कोशिश है, झूठी वाहवाही लूटने की ये कोशिश है। घोसी उपचुनाव की जंग लगातार दिलचस्प होती जा रही। बीजेपी के तमाम दिग्गज घोसी में डेरा डाले हुए हैं। वहीं एसपी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी घोसी में जनसभा कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 सितंबर को घोसी में जनसभा करेंगे। घोसी उपचुनाव का रण, एसपी और बीजेपी का प्रण। सियासी दलों ने झोंकी ताकत, प्रतिष्ठा पर बन सकती है आफत। मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। जीत के लिए बीजेपी और एसपी ने जोर लगा रखा है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को सुधाकर सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जिन्होंने मतदाताओं को धोखा दिया था, उनको सबक सिखाने के लिए ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि सुधाकर सिंह इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। इधर बीजेपी ने घोसी उपचुनाव में बड़ी टीम उतारी है।
पार्टी के करीब 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री प्रचार में जुटे हैं। 60 से ज्यादा विधायक और पदाधिकारी प्रचार कर रहे हैं। घोसी सीट पर 5 सितंबर को विधानसभा का उपचुनाव होना है और देखा जाए तो इस उपचुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की जो पूरी टीम है वो भी वहां पर डटी हुई है। बीजेपी ने अपने 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को, जो यूपी कैबिनेट के मंत्री हैं, उनको वहां पर चुनाव प्रचार में उतार रखा है। 60 से ज्यादा जो विधायक हैं वो वहां पर डटे हुए हैं। साथ ही में जो बीजेपी संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, जो संगठन के दूसरे पदाधिकारी हैं, वे भी लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा की जो पूरी टीम है वो पिछले काफी समय से वहां पर चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। हालांकि अब अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव, जिन्होंने आजमगढ़ लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ था उस चुनाव से उन्होंने दूरी बना रखी थी, लेकिन घोसी सीट पर जो विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है वहां पर उन्होंने अब पूरी तरीके से कमान संभाल ली है। साथ ही में अब एक महत्वपूर्ण जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि बहुत जल्द जो कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरे हैं वे भी वहां पर जाकर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, उनके पक्ष में वोट की अपील करने वाले हैं। बीजेपी का कहना है कि घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जीतने जा रही है। देखिए, ना ये भारत बनाम इंडिया है और ना ये कोई दल है। एनडीए अपने आप में एक बहुत मजबूत है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है। और इंडिया, ये स्लोगन हमेशा चलता, हर चुनाव के पहले आता है कि हम साथ साथ हैं, और चुनाव आते आते हो जाता है हम 7-8 है। मुझे लगता है इस गठबंधन की बात करते हैं उसका यही हश्र होने वाला है। जहां तक घोसी उपचुनाव का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव जीतने जा रही है। अरे जब हम रामपुर और आजमगढ़ जीत सकते हैं तो घोसी क्या रखा है भाई। मंगलवार को अखिलेश यादव घोसी में गरजे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 सितंबर को घोसी में जनसभा करेंगे। इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। मैं तो जनता को बधाई दूंगा कि कम से कम विपक्ष जो कहता है 2013 से 14 से लगातार उल्टा ही होता है, और जनता समझ गई है कि वो जो बोलते हैं वो सब गलत है। और योगी, मोदी, अमित शाह और डॉक्टर संजय, जो एनडीए का आवाज है वो सही है, धरातल पर है। घोसी हम लोग बम्पर वोटों से जीतेंगे। सभी धर्म, सभी जाति के लोग हमारे साथ हैं। और अब तो देखो, जितने भी गैर मुस्लिम हैं, अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आ गया तो गैर मुस्लिम लोग अपना सम्मान में सारे वोट पड़ेंगे। हमारा काम तो ऑटोमेटिकली समाजवादी पार्टी में रहने वाला नेता खुद ही कर रहा है। फिलहाल अब चुनाव प्रचार के लिए मात्र 6 दिन बचे हैं और 3 सितंबर तक पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। पार्टी ने तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों और 60 से ज्यादा विधायकों को गली मोहल्ले तक तैनात कर दिया है। तारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह के बीच गांधी का मुकाबला। एक वोट की कीमत समझते हुए बीजेपी ने नेताओं को किया तैनात। बीजेपी अपनी बूथ कमेटियों, पन्ना प्रमुखों से रोजाना रिपोर्ट ले रही है। बहरहाल INTIA के गठन के बाद होने वाले पहले उपचुनाव में विपक्ष और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस, RLD और वाम दल SP उम्मीदवार सुधाकर सिंह को समर्थन दे चुकी है। ऐसे में अब घोसी सीट पर हो रहा उपचुनाव एनडीए के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। न्यूज़ स्टेट। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की ओर से भले ही औपचारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद ही अजय राय ने वाराणसी सीट से प्रियंका के लड़ने की बात कही तो माहौल प्रयागराज और फूलपुर तक बनने लगा। ...2024 की महाजंग, प्रियंका पर सस्पेंस खत्म, कांग्रेस ने बनाया बिग प्लान, एनडीए को करेंगे परेशान। एनडीए और इंडिया 2024 के महारण की महा तैयारियों में जुटे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को सियासी पटखनी देने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी में चुनाव लड़ने को लेकर प्लानिंग शुरू कर दी है। होमवर्क भी शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व का 5 सीटों पर होमवर्क, प्रियंका गांधी के लिए 5 सीटों पर होमवर्क। फूलपुर को पहले, प्रयागराज को दूसरे और वाराणसी को तीसरे स्थान पर रखा गया है। यूपी की अन्य 2 सीटों पर भी विकल्प की तलाश। हालांकि प्रदेश नेतृत्व की पहली प्राथमिकता वाराणसी है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दी जा सके। रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी सोनिया गांधी। राहुल की अमेठी चुनाव लड़ने की संभावना। स्थानीय कार्यकर्ता बूथवार तैयारी में जुटे।
सोनिया गांधी के नाम पर प्रचार भी शुरू। अभी तक कांग्रेस के अंदर खाने में कयास लगाए जा रहे थे कि सोनिया गांधी खराब स्वास्थ्य की वजह से चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी तो रायबरेली से प्रियंका गांधी मैदान में आ सकती है। इसी तरह अदालत के आदेश के चक्कर में अमेठी से राहुल गांधी के बजाय प्रियंका के मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की तस्वीर साफ हो गई है। उनके अमेठी से चुनाव मैदान में उतरने की प्रबल संभावना है। दूसरी तरफ रायबरेली में सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि गांधी परिवार के सदस्यों का समाजवादी पार्टी दिल खोलकर समर्थन करेगी। ऐसे में अब निगाहें प्रियंका गांधी पर टिकी हैं। प्रियंका के लिए प्रदेश की 5 सीटों पर नजर है। इन सीटों से कांग्रेस का गहरा नाता है। फूलपुर से पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार सांसद रहे। 16 चुनाव में सिर्फ 2 बार बीजेपी को जीत मिली। प्रयागराज में 7 बार कांग्रेस सांसद रहे हैं। वाराणसी भी कांग्रेसियों का गढ़ रहा है। यहाँ से चुनाव लड़ने पर पूरे देश की निगाहें टिकेंगी। इन 3 सीटों के अलावा 2 अन्य सीटें अभी तक तय नहीं की गई है। इस तरह 5 सीटों का पूरा डाटा तैयार किया जाएगा। डाटा तैयार कर केंद्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा। पार्टी आंतरिक रूप से संबंधित सीटों का सर्वे कराएगी। इस मामले में एनडीए का कहना है कि कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। वैसे तो ये कपोल कल्पित प्रश्न है, पर मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में 32-33 साल से कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट को झेल रही है। 2 परंपरागत सीटें थी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जिसमें राहुल गांधी अपनी सीट गंवा चुके हैं। और सोनिया गांधी की जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि रायबरेली से वो चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगी भी तो वहां जीतने की स्थिति नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जो भी है, चाहे कोई गठबंधन लड़े, कांग्रेस लड़े, सपा लड़े, बसपा लड़े, कोई अन्य दल लड़े, 80 की 80 सीटों में प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलने जा रहा है। जनता हमारे साथ है, जनता का विश्वास हम पर बना हुआ है। कोई भी चुनाव लड़े थोड़ा बहुत वोट मिल ही जाता है, तो बस वही रहेगा। हमको लगता है कि अभी तो माने ये है कि कांग्रेस खड़ी और जिंदा हो जाएगी। आईसीयू में थी, वो धरातल पर आ जाएगी, बस इतना होगा। अभी आगे है प्रियंका जी। बहरहाल प्रियंका गांधी वाड्रा के 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर सीट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। जानकारी से कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक भी मान रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। क्या आपने कभी यूपी के सीएम योगी को ग्राउंड पर खेलते देखा है? अगर नहीं तो अब देखिए, क्योंकि उनका ये वीडियो सामने आया जिसमें वो हॉकी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी का ये वीडियो झांसी से सामने आया। झांसी के दौरे पर सीएम योगी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया और मेजर ध्यानचंद हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन करने के बाद हालांकि हॉकी पर हाथ में वो आजमाते नजर आए। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक लुटेरा जख्मी हुआ। शामली के जिनचाना का रहने वाला है सचिन। रविवार की दिन दहाड़े महिला से चेन लूटी थी। सचिन के कब्जे से चेन में लगा लॉकेट बरामद। एक तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। बदमाश का दूसरा साथी मौके से भाग निकला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्तार की अपील पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने जेल अधीक्षक से सवाल भी किया है। हाईकोर्ट ने सवाल किया, कितने दिनों से जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। वहीं हाईकोर्ट ने जेल में बिताई अवधि पर रिपोर्ट भी तलब की है। मुख्तार अंसारी की जेल अवधि पर जेल अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने कहा, क्या मुख्तार ने सजा की अवधि से अधिक समय जेल में बिताया? वहीं याचिकाकर्ता ने कहा, मुख्तार को मिली सजा पूरी हो गई है, इसलिए रिहा किया जाए। गैंगस्टर एक्ट में साल 2010 में कस्टडी रिमांड में मुख्तार को लिया गया था। बिना परमिशन के जनसभा करने के मामले में गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी चंदौली के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। मामले में अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। अफजाल अंसारी की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील किया गया था। दरअसल 2014 में कौमी एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बिना परमिशन के जनसभा करने का आरोप अफजाल पर है। इनका 2014 का एक मुकदमा है चटरकट्टा थाने का, जिसमें इनकी पेशी थी और वो आकर के न्यायालय के आदेशानुसार उपस्थित हुए हैं। उनके खिलाफ बेलेबल वारंट था, वो कैंसिल, न्यायालय के द्वारा कैंसिल किया गया है और उनको चार्ज पे डिस्चार्ज एप्लीकेशन की सुनवाई की गई 2 तारीख
2 सितंबर 2023 निश्चित की गई। सीएम योगी के सुशासन, अनुशासन और प्रशासन का असर अब अपने चरम पर है। गरीबी और पिछड़ेपन का पर्याय रहा गोरखपुर अब यूपी में विकास का नया मॉडल बनकर उभरा है। कभी गोरखपुर की पहचान माफिया और गंदगी के रूप में होती थी, लेकिन आज गोरखपुर की पहचान यूपी के सबसे तेज रफ्तार से विकास कर रहे शहर के रूप में हो रहा है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तरफ से जारी आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। पिछले 6 सालों में गोरखपुर में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। करीब 2 लाख करोड़ रुपए की एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। गोरखपुर में पिछले 5-6 वर्षों में और उत्तर प्रदेश में भी काफी स्थितियां इम्प्रूव हुई है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हो या जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड, बिजली, ट्रांसपोर्ट, सभी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके कारण काफी मात्रा में निवेश आकर्षित हो रहा है। गोरखपुर भी उससे अछूता नहीं है। गोरखपुर में गीडा में विशेष रूप से हम लोगों ने ये कोशिश की है कि अधिक से अधिक लैंड बैंक बनाया जाए और वो लैंड बैंक में उत्तम क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराकर निवेश को आमंत्रित किया जाए। उसी क्रम में कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां गीडा में आकर्षित हो रही हैं। जैसे ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है गोरखपुर के लिए भी कि इतने बड़े रूप में निवेश गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। इस निवेश के आने से सबसे बड़ी बात है कि रोजगार एक तो काफी लोगों को मिलेगा, दूसरा जो है वो जो लोकल हमारी इंडस्ट्री है वो भी बूम करेगी, उसमें भी तेजी आएगी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ से गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू जो है वो काफी इम्प्रूव होता है। सरकार की योजनाओं को कार्यान्वयन करने में जो है बहुत सुविधा मिलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर अब विकास का नया मॉडल है। पिछले 6 साल में 10,000 करोड़ का निवेश आ चुका है और करीब 2 लाख करोड़ रुपए का एमओयू हो चुका है। 2021-22 की तुलना में 2022-23 का जीडीपी करीब 13% तक बढ़ चुका है। दिल्ली एनसीआर के बाद गोरखपुर उत्तर प्रदेश का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बन चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अमित सिंह, न्यूज स्टेट, गोरखपुर। हापुड़ में महिला वकील के खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। केस को वापस लेने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में वकील प्रदर्शन कर रहे थे। वकीलों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। बवाल पड़ने के बाद पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया। इसके बाद चारों ओर अफरा तफरी फैल गई। लाठीचार्ज से बचने के लिए वकीलों ने सड़क पर दौड़ लगा दी और इधर उधर छिपकर खुद को बचाते नजर आए। प्रयागराज के खीरी में छात्र की हत्या का मामला गर्माता जा रहा है। हत्या के दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने थाने का घेराव किया। उधर तनाव बढ़ता देख प्रयागराज में पीएसी और आरएफ को तैनात किया गया है। पीड़ित परिजनों ने समुदाय विशेष के उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है जो इस हत्याकांड में शामिल थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एसओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। राजा भैया के खिलाफ कुंडा से चुनाव लड़ने वाले सपा नेता गुलशन यादव पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान हुए मारपीट मामले में गुलशन यादव को गिरफ्तार किया गया, जिला कोर्ट में पेश किया गया। गुलशन कई मामलों में वांटेड चल रहा था। उनके खिलाफ पुलिस ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच तलाक का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी पर राजा भैया के भाई एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह से न्यूज स्टेट ने खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिनके ऊपर उनकी पत्नी ने कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि जो पूरा मामला है वो कोर्ट में है, मामला तलाक तक पहुंच चुका है और इस वक्त उनके छोटे भाई एमएलसी मेरे साथ अक्षय प्रताप सिंह जी हैं। सर, देखा जाए तो जिस व्यक्ति का इस प्रदेश की सियासत में एक बड़ा रुतबा, उस क्षेत्र में एक बड़ा रुतबा, वहां के राजा कहलाते हैं, लेकिन घर में जो कलह हुई वो कलह बाहर आ चुकी है। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। तलाक तक की अर्जी दोनों तरफ से दी जा चुकी है। आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों हुआ? देखिए, आदरणीय राजा भैया ने हर चीज को संभालने की बड़ी लंबा प्रयास किया। 29 साल तक उन्होंने
सारी चीजें बर्दाश्त की। अभी भी उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। कोर्ट में जो दाखिल किया है उससे साधारण सा आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने जो लिख के एफिडेविट दिया था कि हम 7 साल से इनके साथ नहीं रहे, तो उन्होंने कहा 7 साल अगर नहीं साथ रहते तो उसमें जो है वैसे ही मान लिया जाता है, तलाक मान लिया जाता है, इसलिए कोर्ट से लीगल तलाक हमारा हो जाए। तो कहीं राजा भैया ने कोई आरोप नहीं लगाया, कोई उनकी मां के साथ मिसबिहेव करती थी, खाली इसके अलावा उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। उनको कोर्ट द्वारा 2 बार 3 बार नोटिस गई, तीसरी बार उन्होंने जवाब दिया, और जवाब सोचा समझा जवाब जो होता है, प्लान बे पे जो जवाब दिया जाता है वो फर्जी होता है, फर्जी होता है। और उन्होंने फर्जी आरोप लगाए हैं राजा भैया पे। और राजा भैया के चाहने वाले, राजा भैया का बहुत बड़ा परिवार है, राजा भैया पे जो उनका परिवार है वो उसका विश्वास है कि राजा भैया ऐसे नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है, तो हम तो पूरे परिवार को जानते हैं। इनकी नानी को मानसिक बीमारी थी, इनके पिता को मानसिक बीमारी, इनकी बहन को मानसिक बीमारी, और इनके परिवार में 4 बहनें ये हैं। 3 का तलाक हो चुका है, 2 का तलाक हो चुका है, तीसरी का होने जा रहा है। तो ये कोई संजोग नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मेंटली प्रॉब्लम है, उनको भी मेंटली इशू बिल्कुल है। आप देख लीजिए, पहली बहन का जो तलाक हुआ उसमें ग्राउंड ही यही लिया गया है, मानसिक बीमारी का। उनकी तरफ से मारपीट का भी आरोप लगाया गया राजा भैया के ऊपर कि मारपीट की उन्होंने, फायरिंग की भी बात सामने आई, दूसरी महिलाओं से संबंध की बात सामने आई। राजा भैया का निशाना तक गड़बड़ तो नहीं है जितना हम जानते हैं, ये सब फर्जी आरोप है। अगर है तो हमें बड़ा दुख है कि इतने उनके बाबा साहब का महाराज के निशाने में माना जाता था, एक तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है वैसे। लेकिन ऐसा लगता है कि हमने आपसे बताया कि 2 बार नोटिस के बाद अगर कोई चीज कही जाती है, अगर हम आपसे कोई बात कह रहे हैं, आप तुरंत नहीं बोल रहे हैं, फिर आप तैयारी करके आइए कि नहीं साहब ये। गोपाल जी, एक चीज समझना चाहूंगा आपसे कि जिस परिवार का इतना बड़ा रसूख हो, जब ऐसी चीजें कलह होती हैं तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो जिसके ऊपर आरोप होता है वो ठीक करने की कोशिश करता है, तो क्या उसको कोर्ट जाने से पहले ठीक करने की कोशिश की? हमने आपसे कहा कि जब उनकी बहन से उनका संबंध नहीं, उनकी माँ से उनका संबंध नहीं है, इस परिवार में किसी संबंध नहीं है, जब किसी संबंध ही नहीं है तो क्या ठीक होगा? अगर वो ठीक करना चाहती थी, नहीं तलाक देना चाहती थी, तो उनको पारिवारिक पंचायत करनी चाहिए थी। जवाब न देती कोर्ट में आके, परिवार से मिलती जुलती कहती साहब, तो कुछ ना कुछ बच्चे मीडिएटर होते, बड़े बच्चे भी बालिग हो चुके हैं। लेकिन वो उन्होंने उस पर प्रयास नहीं किया, उस परिवार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। ये हमारे ख्याल से तो मेरे साथ थे विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे पर खुलकर बात की। वीडियो जर्नलिस्ट विधान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बलिया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने है, जहां युवाओं को नौकरी दिलवाने के नाम पर ठग उन्हें अपना शिकार बनाते थे। ठगों का एक गिरोह हाईकोर्ट के फर्जी मुहर और जज के फर्जी हस्ताक्षर से फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर रहा था। युवा को कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे लाखों की ठगी की जा रही थी। पुलिस और साइबर सेल की टीम ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से फर्जी नियुक्ति पत्र, लैपटॉप, मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए। कुछ व्यक्तियों द्वारा माननीय न्यायालय के माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के हस्ताक्षर को फर्जी तरीके से स्कैन करके कोर्ट रचना करते हुए तथा माननीय न्यायालय के मुहर की कोर्ट रचना करके फर्जी तरीके से तैयार करके कुछ लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। उक्त प्रकरण का अनावरण करते हुए दोनों टीमों ने कुल प्रकरण से संबंधित 6 लोगों को प्रकाश में लाया है। उन सभी 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ के क्रम में यह प्रकाश में आया है कि इनमें से 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो एडहॉक में माननीय न्यायालय में कार्य करते हैं। जौनपुर से अजीबोगरीब एक मामला ट्रैफिक पुलिस के सामने आया। दरअसल कबाड़ बेचने वाले युवक ने अपनी बाइक को जुगाड़ से तिपहिया गाड़ी बना दी। जब पुलिस ने युवक को पकड़ा तो उसने बताया कि उसने बाइक का रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जिसके बाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने उसे ऐसा न करने की नसीहत देते हुए जाने दिया। जिसके बाद अब जुगाड़ गाड़ी मालिक और ट्रैफिक इंस्पेक्टर के बीच बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? लोकीर, ये क्या होता है? नकीर। नकीर भाई, कितने बच्चे? 5 बच्चे। क्या बात भाई, देश में बढ़िया, देश की जनसंख्या में अक्सर आपका भाई हो गए भाई। एक बच्चा यहाँ है, अगर ये कहीं उलट गई तो कितने लोगों को आप अस्पताल पहुंचाएंगे? चलो कोई बात नहीं, ध्यान देके जाना, सुरक्षित जाना। हमारा चलान क्या करे? हालांकि गाड़ी में गलत बनवा लिया, ये गाड़ी बनवाने की नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान से नाराज संत
जगतगुरु परमहंस स्वामी की शिकायत करने लखनऊ में अखिलेश यादव के घर वो पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों से उनकी नोकझोंक हुई। हमारे सहयोगी अविनाश सिंह ने जगतगुरु परमहंस से खास बातचीत की। स्वामी प्रसाद मौर्य की शिकायत करने अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस अखिलेश यादव के घर के बाहर पहुंचे हैं। परमहंस जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है, तो क्या शिकायत करने पहुंचे हैं यहाँ पर? देखिए, अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस से आचार्य, जो समाजवादी पार्टी के नेता जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, लगातार जो है तो हिंदुओं और हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर के विवादित बयान दे रहे हैं, उससे बहुत बड़ा बरगाहत है। आज मैं सपा मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी से शिकायत लेकर के आया हूं, ये अवगत कराने के लिए कि या तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्षमा मांगे, नहीं उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो समाजवादी पार्टी का हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, हर जाति के लोग जुड़े हुए हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य अलग पार्टी बनाने के लिए इस तरह से जहरीले बोल रहे हैं। जबकि माननीय अखिलेश यादव जी कुछ दिन पहले कहे थे कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम भगवान परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति बनाएंगे, और उन्हीं के बयान के विरोध में स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आ रहा है। मेरा कहना है कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां जनहित के मुद्दे उठाइए, आप जो है धर्म को, धर्म ग्रंथों को उसमें मत घसीटिए, और अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग फिर कोर्ट जाएंगे, विधिक कार्रवाई कराएंगे। डिम्पल यादव ने भी कहा था कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, उसके बाद उनका ये बयान सामने आया। डिम्पल यादव जी ने एक बड़ी बात कहा, उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का हमारी पार्टी समर्थन नहीं करती है उनके बयान का, तो इससे लग रहा है कि इस पार्टी कहीं न कहीं जान चुकी है। जी, इनका ये कहना है कि चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से कहीं ना कहीं जो हिंदू भावना है वो आहत हुई है। इनका ये भी कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी